हेलो स्टूडेंट्स, आज अंतर्राष्ट्रीय कानून का मैं एक और टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है ब्लॉकेड यानी नाकेबंदी। ठीक है, इस टॉपिक को समझने से पहले बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप किस कॉलेज से देख रहे हो ये वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सपोर्ट करो इस चैनल को। बहुत मेहनत से, बहुत आसान तरीके से मैं नोट्स बना के आप लोगों के सामने लाता हूँ। तो नाकेबंदी की अगर बात करें तो किसी भी देश को समुद्र से या फिर हवा से नाकेबंदी किया जा सकता है। समझ में आ रही बात? ये आपका युद्ध की स्थिति में भी होता है या फिर ऐसे जियो पॉलिटिक्स में भी होता है। जैसे अभी अगर भारत की बात की जाएगी तो चाइना जो है वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, इंडियन ओशियन में और अरेबियन सी में। ठीक है, वो जो है सो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ठीक है, यानी मोतियों की माला, इसके तहत जो है वो भारत को घेर रहा है चाइना। ठीक है, और नाकेबंदी जो है वो मेनली जो है सो युद्ध के समय होता है। युद्ध के समय होता है जब आप समुद्र से और हवाई मार्ग से उस क्षेत्र को पूरे के पूरे तरीके से नाकेबंदी कर देते हो, यानी घेर लेते हो, ताकि वहाँ से ना कोई जहाज़ बाहर जाए ना कोई जहाज़ अंदर जाए। ठीक है, उसको चारों तरफ से घेर लेना, इसी को कहते हैं नाकेबंदी। जैसे जैसे अभी आप नोट्स देखते चले जाओगे वैसे वैसे आपके दिमाग में इसके विषय में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैं बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों के लिए नोट्स लाता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करो। इंट्रोडक्शन की अगर बात करें, भूमिका की बात करें, तो सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में युद्ध के क्षेत्र में नाकेबंदी का प्रयोग किया गया था। उसके बाद 19वीं शताब्दी के मध्य में पेरिस घोषणा 1856 और लंदन घोषणा 1909 में नाकेबंदी के नियमों का विकास हुआ। ये दो, जो पेरिस घोषणा है 1856 का और लंदन घोषणा 1909 है, इसी में आपका ब्लॉकेड का नियम बनाया गया। ठीक है, ब्लॉकेड का नियम बनाया गया। तो इसलिए जब भी इस टॉपिक को आप पढ़िएगा, बात कीजिएगा, तो पेरिस घोषणा 1856 याद रखिएगा, लंदन घोषणा 1909 याद रखिएगा। ठीक है, पहले कागजी नाकेबंदी चलता था, लेकिन आगे चलकर इसे प्रभावशाली बनाया गया। प्रथम विश्व युद्ध में इसका खुलकर प्रयोग किया गया था। डेफिनेशन ऑफ ब्लॉकेड, नाकेबंदी की परिभाषा की अगर बात करें तो बहुत सारे विद्वानों ने इसके बारे में अलग अलग तरीके से बताने का कोशिश किया है। देखते हैं। समुद्री युद्ध के नियमों के अंतर्गत युद्ध राज्यों का यह अधिकार है कि वे अपने शत्रु राज्य के बंदरगाहों को अपने युद्ध पोतों की सहायता से इस प्रकार घेर लें कि ना तो शत्रु राज्य के जहाज बाहर आ सके और ना ही वे समुद्र की ओर से अपने बंदरगाहों की ओर जा सके। मतलब अगर मान लीजिए कोई शत्रु राज्य है और ये राज्य जो है वो उस पर आक्रमण करने वाला है, तो वो इस तरीके से नाकेबंदी कर दे उसके सी लेवल की कि ना तो उसका जहाज बंदरगाह से इधर जा सके, ना जो इधर गया हुआ जहाज है वो क्या कहते हैं इधर जा सके अपने जगह पे। इस तरीके से उस क्षेत्र की नाकेबंदी कर देना। युद्धरत राज्यों की इसी कार्रवाई को ही नाकेबंदी कहा जाता है। ठीक है, बहुत आसान लैंग्वेज में हम बात किए हैं। ठीक है, तो कृपया सपोर्ट करो चैनल को।
शेयर करो वीडियोस। इस संबंध में निम्नलिखित परिभाषाएं उल्लेखनीय हैं। पहला, ओपेनहाइम के अनुसार देखते हैं, सभी राज्यों की जहाज़ों और हवाई जहाज़ों को एक बंदरगाह या इसके किसी भी भाग में आने और जाने से रोकना ही नाकेबंदी कहलाता है। ठीक है, ये कोटेशंस मैंने दिया है, इस कोटेशंस को एग्ज़ाम में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, किस कॉलेज से तुम इस वीडियो को देख रहे हो उस कॉलेज का नाम ज़रूर लिखना कमेंट बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर देके जाना। नेक्स्ट, स्टार्क की बात करें तो ये कहते हैं कि जब एक युद्ध राज्य द्वारा शत्रु के बंदरगाह या किसी हिस्से पर पहुंचने के लिए सभी राज्यों के जहाज़ों और हवाई जहाज़ों पर पाबंदी लगा दी जाती है तो उसे नाकेबंदी कहा जाता है। ठीक है, तीसरा आपका है हॉलैंड कहते हैं उचित नाकेबंदी एक ऐसा कार्य है जिसके माध्यम से एक युद्धरत राज्य तटस्थ और युद्धरत राज्य के व्यापार पर प्रतिबंध लगा देता है तथा सभी प्रकार की ले जाने वाली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा देता है। वह समुद्र की ओर से युद्धरत राज्य के बंदरगाहों के कुछ निश्चित हिस्सों को आवागमन के लिए अस्वीकृत कर देता है। ठीक है, ये जो आपका राज्य है युद्धरत राज्य, जब कोई राज्य इस पर नाकेबंदी करता है तो आपका कुछ भाग को ये कर देता है, आवागमन के लिए बंद कर देता है। ठीक है, और नहीं तो बहुत बार जो है सो पूरे एरिया को बंद कर देता है ताकि कोई भी सामान ना अंदर जाए ना बाहर आए। ठीक है, जिसको आज के समय में हम लोग कहते हैं सैंक्शन लगा देना, सैंक्शंस लगा देना। ठीक है, सैंक्शंस लगा देना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि नाकेबंदी के द्वारा शत्रु राज्य के बंदरगाहों को घेर लिया जाता है जिससे वह ना तो बाहर माल भेज सकता है और ना मांग सकता है। ठीक है, दोनों हो सकता है। बहुत आसान लैंग्वेज बनाया है, आई होप समझ में आ रहा हो आप लोग सबको। काइंड्स ऑफ ब्लॉकेड, नाकेबंदी के प्रकार के बारे में देखते हैं। तो पहला है आपका पेपर ब्लॉकेड यानी कागजी नाकेबंदी। जब नाकेबंदी करने वाले राज्य के पास ना तो नाकेबंदी को लागू करने के लिए पर्याप्त शक्ति और साधन ना हो तो उसे कागजी नाकेबंदी कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे देखते हैं, मान लीजिए ये राज्य है और यहाँ पर जो बैठा राज्य है इसको इसका नाकेबंदी करना है। अब इस राज्य के पास जो है उतने संसाधन होने चाहिए, मतलब अगर हवाई के तरफ से नाकेबंदी करना चाहता है तो इनके पास एयरक्राफ्ट्स होने चाहिए। ठीक है, अगर समुद्र से नाकेबंदी करना चाहता है तो इनके पास शिप्स होनी चाहिए, वारशिप्स होनी चाहिए। तब ना ये क्या कहते हैं, इसके समुद्री सीमा को वारशिप्स लगा करके और इसके क्षेत्र को नाकेबंदी करेगा, एयरक्राफ्ट लगा करके नाकेबंदी करेगा। और अगर नहीं है इस राज्य के पास ना एयरक्राफ्ट ना उतना शिप कि इस राज्य पर वो नाकेबंदी कर पाए, तो ऑन डैट केस ये जो है सो कागजी नाकेबंदी ही करेगा। ठीक है, कागजी नाकेबंदी ही करेगा कि कागज़ पर बोल दिया हाँ हाँ नाकेबंदी, सैंक्शन लग गया, लेकिन सारा काम वैसे ही हो रहा है। सेकंड आपका है इफ़ेक्टिव ब्लॉकेड यानी प्रभावशाली नाकेबंदी। यह वह नाकेबंदी है जिसमें नाकेबंदी करने वाले राज्य पर्याप्त शक्ति के प्रयोग से सभी जहाज़ों के आवागमन को नाकेबंदी बंदरगाह में जाने से रोकता है। ठीक है, मतलब जैसे ये राज्य है, यहाँ पर इसका बंदरगाह है, तो पूरी शक्ति से वो ये जो राज्य है वो पूरे एरिया को नाकेबंदी कर देगा कि कोई भी जहाज़ जो है वो इसके पोर्ट तक ना जाए। ठीक है, क्योंकि वो दुनिया में सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कुछ है तो आपका वाटरवेज है। वाटरवेज जो है सो सबसे चीपेस्ट मोड है ट्रांसपोर्टेशन का। आगे बढ़ते हैं स्ट्रैटेजिक ब्लॉकेड यानी युद्ध महत्व का नाकेबंदी। अगर नाकेबंदी का प्रयोग युद्ध कार्रवाइयों के भाग के रूप में किया जाता है तो उसे युद्ध महत्व का नाकेबंदी कहा जाता है। ठीक है, युद्ध महत्व का अलग होता है, प्रभावशाली नाकेबंदी अलग होता है।
नेक्स्ट है मिलिट्री ब्लॉकेड, सैनिक नाकेबंदी। यह युद्ध क्रिया के रूप में नाकेबंदी का प्रयोग किया जाता है जो भूमि युद्ध का ही विस्तार हो तो उसे सैनिक नाकेबंदी कहा जाता है। ठीक है, मतलब आपका लैंड वारफेयर जो हो रहा है, लैंड वारफेयर जो है, इधर से आपका लैंड वारफेयर हुआ और इधर से आपका सी वारफेयर हुआ, तो ऑन डैट केस आपका नाकेबंदी करना जरूरी है। समझ में आई। नेक्स्ट है आपका वाणिज्य नाकेबंदी यानी कॉमर्शियल ब्लॉकेड। इस नाकेबंदी में नाकेबंदी बंदरगाह को विश्व के अन्य बंदरगाहों से अलग कर दिया जाता है। बंदरगाहों में कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ठीक है, कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है, लेकिन कॉमर्शियली जो है ये नाकेबंदी रहता है। यहाँ पर कोई भी कॉमर्शियल चीज़ ना उतरेगी ना चढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ रियल और बाइंडिंग ब्लॉकेड, वास्तविक और बंधनकारी नाकेबंदी की विशेषताएं के बारे में देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के विचारकों और न्यायाधीशों ने वास्तविक और प्रभावशाली नाकेबंदी की निम्नलिखित विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। पहला है आपका प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट, उचित संस्थापन। एग्जामिनेशंस में पॉइंट्स नहीं छोड़िएगा किसी भी स्थिति में। बहुत खोज खोज के मैं पॉइंट्स बनाया हूँ और एकदम आसान लैंग्वेज में नोट्स लिखा हूँ। नोट्स अगर बेनिफिट कर रहा है आपको तो कृपया मुझे सपोर्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उचित संस्थापन, नाकेबंदी के प्रभावशाली होने के लिए यह आवश्यक है कि उसे युद्ध पोतों द्वारा इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए जिससे कोई जहाज ना आ सके और ना जा सके। ठीक है, पहला है आपका प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट, यानी आपको सही तरीके से नाकेबंदी करनी है अपने युद्ध पोतों के द्वारा कि कोई भी जहाज वहां ना घुस पाए ना निकल पाए। नेक्स्ट, इफेक्टिवनेस, प्रभावशाली। पेरिस घोषणा 1856 और लंदन घोषणा 1909 में नाकेबंदी को प्रभावशाली होने के लिए परिभाषित किया गया है। ठीक है, कि कैसे जो है सो नाकेबंदी प्रभावशाली बनाया जाए। इस परिभाषा में यह कहा गया है कि नाकेबंदी को प्रभावशाली बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में सैन्य शक्ति लगाना चाहिए ताकि बंदरगाहों पर कोई जहाज ना आ सके। ठीक है, वही है आपका कि शिप्स, वार शिप्स लगा करके आप जो है सो वहाँ पर जो भी शिप्स आ रहे हैं, चाहे वो कॉमर्शियल हो या कुछ भी हो, उसको आने से रोक दिया जाए। सी, कॉन्टिन्यूटी यानी निरंतरता। नाकेबंदी को वास्तविक और प्रभावशाली होने के लिए यह आवश्यक है कि किसी भी अवस्था में निगरानी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, उस पर हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आप इस क्षेत्र राज्य को नाकेबंदी कर दिए, उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप क्या कहते हैं इधर उधर काम करने लगी है। ठीक है, ये राज्य जो है सो हमेशा निगरानी करते रहता है। तो जहाँ आप क्या कहते हैं ज़रा सा छोड़े और तो यहाँ से शिप्स जो है वो इंटर कर जाएगा, और जब इंटर कर जाएगा तो आपका जो नाकेबंदी है वो क्या कहते हैं आपका कमज़ोर पड़ जाएगा। नेक्स्ट है नोटिफिकेशन, सूचना। नाकेबंदी को प्रभावी होने के संबंध में ब्रिटिश प्रथा यह है कि नाकेबंदी के संबंध में तटस्थ राज्यों और नाकेबंदी राज्य को पूर्व सूचना दे दी जाए। ठीक है, मान लीजिए कोई राज्य जो है किसी राज्य का नाकेबंदी कर रहा है, तो वो जो है सो ब्रिटिश प्रथा ये थी कि ब्रिटिशर्स लोग जो थे वो पहले क्या कहते उस राज्य को बता देते थे कि हम आपका नाकेबंदी कर रहे हैं। ठीक है, यह सूचना युद्ध के सेनापतियों और राजदूतों द्वारा दे देनी चाहिए। ये आपका ब्रिटिश प्रथा है। ई है इम्पार्शियलिटी यानी निष्पक्षता। नाकेबंदी को वैध होने के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रीयता का कोई भेदभाव नहीं किया जाए। सभी जहाज़ों के साथ समान व्यवहार किया जाए, चाहे वे तटस्थ राज्य के जहाज हों या शत्रु राज्य के जहाज हों। फ्रांसिस्का ये जहाज का नाम है। ठीक है, फ्रांसिस्का डेनमार्क का जहाज था जिसमें इस सिद्धांत को तोड़ा गया। ठीक है, निष्पक्षता का मतलब है कि चाहे वो आपका
और उस राज्य का जहाज़ हो या फिर किसी और राज्य का जहाज़ हो, किसी भी तरीके से किसी के बीच ये भेदभाव नहीं करना चाहिए कि मान लीजिए आप क्या कहते हैं यहाँ नाकेबंदी लगाए हुए हैं तो इस राज्य के जहाज़ को घुसने दे रहे हैं, इस राज्य के जहाज़ को नहीं घुसने दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपका फ्रांसिस का जो एक ये था जहाज़ था डेनमार्क का, उसके 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 एस्पेक्ट में ये चीज़ को तोड़ा गया था और उसको घुसने दे दिया गया था। नेक्स्ट आपका है ब्रीच ऑफ ब्लॉकेड, यानी नाकेबंदी पर का अतिक्रमण। ओपेनहाइम के अनुसार नाकेबंदी लागू किए जाने के बावजूद भी एक जहाज द्वारा बंदरगाह में आना ही नाकेबंदी का अतिक्रमण और उल्लंघन है। इस संदर्भ में विभिन्न राज्यों में अलग अलग व्यवहार है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सेप्शंस की बात करें, अपवाद। अपवाद में देखेंगे तो निम्नलिखित परिस्थितियों में जहाज का आवागमन नाकेबंदी का अतिक्रमण या उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है, ऐसे तो अगर हम लोग अतिक्रमण की बात करें तो जब नाकेबंदी किया हुआ है ऑन डैट केस, उस समय जो है उस बंदरगाह पर अगर कोई जहाज आया तो मीन्स जो है सो वो अतिक्रमण हो गया उस नाकेबंदी का, उसका उल्लंघन हो गया। लेकिन बहुत सारे राज्यों में जो है सो अलग अलग इसके विषय में थ्योरीज बनाई गई हैं, वो नियम्स बनाए गए हैं, उसी के आधार पर वो काम करते हैं। तो कुछ अपवाद हैं कि अतिक्रमण या उल्लंघन नहीं माना जाएगा। कौन कौन से ऐसे कंडीशन है जिसमें अगर जहाज पहुंच जाए बंदरगाह में तो आपका किसी तरीके का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अगर एक जहाज नाकेबंदी बंदरगाह में टूट फूट कर मरम्मत के लिए प्रवेश करता है, ठीक है, पहला। दूसरा, जहाज कोयला या पानी के लिए आता है, मौसम की खराबी के कारण जहाज बचाव के लिए बंदरगाह में प्रवेश करता है। ठीक है, इस कंडीशन में जो है वो आपका अतिक्रमण या उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अगर कोई जहाज नाकेबंदी के प्रारंभ के पहले बंदरगाह पर हो या जहाज पर पहले से माल लदा हो या मरम्मत किया हुआ हो तो उन्हें नाकेबंदी बंदरगाह से बाहर भेजा जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए ये जो बंदरगाह है, यहाँ पर जो बंदरगाह है इस राज्य में, यहाँ पर एक जहाज पड़ा हुआ है जो कि आपका यहाँ मरम्मत के लिए आया हो और मरम्मत हो करके खड़ा हो। ठीक है, माल लदा हो और वो यहाँ खड़ा हो, तो ऑन डैट के जो राज्य यहाँ पर नाकेबंदी करेगा वो बोलेगा अरे बाहर निकलो। ठीक है, बाहर निकलो, इस राज्य का नाकेबंदी हो रहा है, तो वो क्या कहते हैं, इसको बाहर निकाल सकता है। नेक्स्ट है आपका नाकेबंदी के उल्लंघन करने पर दंड, पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ ब्लॉकेड। तो इसके बारे में बात करें तो लंदन घोषणा की धारा 21 के अनुसार पहला है कि उल्लंघन करने वाले का दंड जहाज और माल दोनों को जब्त करना है अगर दोनों का स्वामी एक हो। ठीक है, अगर जहाज और माल, जहाज प्लस उसमें जो लदा माल है वो दोनों का स्वामी एक रहेगा तो ऑन डैट केस पूरा का पूरा जहाज को जब्त कर लिया जाएगा। सेकंड, अगर स्वामी को नाकेबंदी की सूचना नहीं हो तो केवल माल जब्त किया जाएगा। ठीक है, अगर उस जहाज के मालिक को यह सूचना नहीं थी कि उस राज्य में इस बंदरगाह को नाकेबंदी कर दिया गया है तो ऑन डैट के सिर्फ माल को जब्त किया जाएगा, जहाज को छोड़ दिया जाएगा। मुकदमा, दी कोलंबिया जहाज नाकेबंदी का उल्लंघन किया। ठीक है, कोलंबिया जहाज है जो कि नाकेबंदी का उल्लंघन किया, जिसके कारण अधिग्रहण न्यायालय से यह निर्णय लिया गया कि जहाज और माल का स्वामी एक ही व्यक्ति है, अतः इसे जब्त किया जाए। ठीक है, ये ऐसे मुकदमे जो है वो वर्ल्ड वाइड हो चुके हैं, इसीलिए मैंने बहुत खोज के एग्जाम्पल्स दिया है, बहुत आसान लैंग्वेज में दिया है आप लोगों के लिए ताकि समझने में कोई दिक्कत नहीं हो किसी को। सिर्फ पॉइंट्स खाली याद कर लोगे ना तो एग्जामिनेशंस में ऑटोमेटिकली लिख लोगे। नेक्स्ट है आपका टर्मिनेशन ऑफ ब्लॉकेड, नाकेबंदी की समाप्ति। निम्नलिखित परिस्थितियों में नाकेबंदी को समाप्त समझा जाता है। अब कौन कौन सी परिस्थिति है, पहला देखेंगे तो युद्ध समाप्त होते ही
नाकेबंदी अपने आप समाप्त हो जाता है, पहला। दूसरा, नाकेबंदी करने वाला अपने युद्ध जहाज़ों को वापस बुलाकर इसे समाप्त करता है। ठीक है, मान लीजिए किया हुआ है, वो जहाज़ वापस बुला लेके आ जाओ, तो पूरा क्षेत्र खुल गया। सी, अगर नाकेबंदी से घिरा हुआ राज्य अपनी शक्ति के द्वारा नाकेबंदी जहाज़ों को भगा देता है तो नाकेबंदी समाप्त समझा जाता है। मतलब ये जो राज्य है, ये नाकेबंदी किया हुआ है दूसरा राज्य, ये जहाज़ जो है सो अपने पावर से इन लोगों को भगा देता है, इन लोगों को भगा देता है तो नाकेबंदी ख़त्म हो गया। आई होप मेरे मेहनत का कुछ परिणाम निकले। डी, अगर नाकेबंदी करने वाला राज्य बंदरगाह को अपने कब्जे में कर लेता है तो नाकेबंदी समाप्त समझा जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये राज्य पर नाकेबंदी है, तो ये राज्य जो है वो पूरे तरीके से इस राज्य पर कब्जा कर लेता है, तो ये राज्य पर कब्जा कर लेगा तो ये क्या कहते हैं, नाकेबंदी से मुक्त हो जाएगा, फिर ये राज्य का आधिपत्य हो जाएगा। ई, अगर नाकेबंदी वापस ले लिया जाए तो नाकेबंदी समाप्त समझा जाता है। तो ये 5 पॉइंट्स थे नाकेबंदी को लेकर के। अब कंक्लूजन्स की बात करते हैं। निष्कर्ष, आधुनिक युग में युद्धों का स्वरूप इतना परिवर्तित हो गया है कि नाकेबंदी के पुराने नियम बेकार सिद्ध हो गए हैं। अतः नाकेबंदी का मूल्यांकन बदलती हुई परिस्थिति में प्रभावशाली बनाने के लिए राज्यों के बीच पुनः संधियां और समझौते हों। ठीक है, मेरा नाम राजदेव गुप्ता। आप लोगों के सपोर्ट के कारण इतना वीडियोस बनाया हूँ और आगे भी बहुत सपोर्ट चाहता हूँ आप लोगों का। कृपया अगर मेरे नोट से कुछ भी बेनिफिट आपको मिला हो तो कृपया मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सपोर्ट करो, और किस कॉलेज से आप इस वीडियो को देख रहे हो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।